बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कोर्स एनालिसिस। आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस को थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके 3 मेजर पार्ट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। इसके बाद सेकंड पार्ट है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस। हम इसको थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि अगर एग्जाम में 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हम हर वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। द फर्स्ट मॉडर्न लिंग्विस्ट ज़ेलिग हैरिस इन 1952 commenced the study of relation of sentences and coined the name discourse analysis। फर्स्ट मॉडर्न लिंग्विस्ट ज़ेलिग हैरिस ने सेंटेंसेस के रिलेशन की स्टडी को 1952 में स्टार्ट किया और उसे डिस्कोर्स एनालिसिस का नेम दिया। डिस्कोर्स एनालिसिस स्टडीज द वेज इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। डिस्कोर्स एनालिसिस उन वेज को स्टडी करती है जिनमें लैंग्वेज टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में यूज होती है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ स्पीकर और राइटर एंड auditor or reader in a specific situational context and within a framework of social and cultural conventions। social और cultural conventions के framework में एक specific situational context में speaker और auditor या फिर writer और reader के दरमियान interaction में discourse analysis involve होता है। Van Dijk defined discourse analysis as the study of real language used by real speakers in real situation। वैन डेजेक डिस्कोर्स को यूं डिफाइन करता है कि एक रियल सिचुएशन में रियल स्पीकर्स रियल लैंग्वेज को जो यूज़ करते हैं, इस सारी स्टडी को डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस एम्स टू स्टडी and analyze the use of discourse in at least one of the following 3 ways। डिस्कोर्स एनालिसिस का एम है कि वो डिस्कोर्स के यूज़ की स्टडी करे और उसको एनालाइज करे एक वे को यूज़ करते हुए जो नीचे दिए गए हैं। मीन्स नीचे 3 वेज दिए गए हैं डिस्कोर्स के यूज़ की स्टडी के, तो उनमें से एक को फॉलो करते हुए डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ ऑफ डिस्कोर्स को स्टडी करे और उसको एनालाइज करे। ये इसका एम है। तो वो 3 वेज कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ अ सेंटेंस, के सेंटेंस लेवल से बियॉन्ड एक लैंग्वेज को स्टडी करे। उसके बाद सेकंड वे है लैंग्वेज बिहेवियर्स लिंक टू सोशल प्रैक्टिसेस, के लैंग्वेज के बिहेवियर्स जो सोशल प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के साथ लिंक्ड हैं उनको स्टडी करे। उसके बाद इसका थर्ड जो है वो है लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ थाट, लैंग्वेज को एज अ सिस्टम ऑफ थाट स्टडी। तो ये 3 वेज दिए गए हैं, लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ अ सेंटेंस, लैंग्वेज बिहेवियर्स लिंक टू सोशल प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ थाट। इन 3 वेज में से एक को फॉलो करते हुए डिस्कोर्स एनालिसिस यूज ऑफ डिस्कोर्स को स्टडी करता है और उसको एनालाइज करता है। ये इसका एम है। हाउएवर the term first came into general use following the publication of a series of papers by Zelig Harris in 1952, reporting on work from which he developed transformational grammar in the late 1930s। Zelig Harris ने 1930s में ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का एक वर्क लिखा था, उसमें से एक सीरीज ऑफ पेपर्स को निकाला गया। वो सीरीज ऑफ पेपर्स Zelig Harris ने 1952 में पब्लिश करवाया और उसमें इस टर्म का यूज़ किया डिस्कोर्स एनालिसिस का। तो यहाँ से ये टर्म यूज़ होने लग गई डिस्कोर्स एनालिसिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर पार्ट है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ इट्स रूट्स इन लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी एंड फिलासफी। डिस्कोर्स एनालिसिस की लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी और फिलासफी में रूट्स हैं। गिवन बिलो इज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स 1950s to 1960s। Zelig Harris and Noam Chomsky's work in linguistics laid the groundwork for discourse analysis। Zelig Harris और Noam Chomsky ने 1950 और 1960 के दरमियान लिंग्विस्टिक्स में अपना वर्क लिखा और उस वर्क ने डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए एज अ ग्राउंड वर्क सर्व किया है। इसके बाद है 1960s to 1970s। Sociolinguists like Irving Goffman and Harold
गारफिंकल स्टडीड सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस। इसके बाद है 1960s और 1970s के दरमियान एरविंग गॉफमैन और हैरोल्ड गारफिंकल सोशल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन को स्टडी किया। इसके बाद है 1970s टू 1980s मिचेल फोकाल्ट वर्क ऑन पावर एंड नॉलेज इन्फ्लुएंस्ड डिस्कोर्स एनालिसिस। मिचेल फोकाल्ट के वर्क पावर एंड नॉलेज के ऊपर जो उसने अपना वर्क लिखा था उसने डिस्कोर्स एनालिसिस को इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद है 1980s टू 1990s क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसे हम CDA भी बोलते हैं, इमर्ज्ड फोकसिंग ऑन पावर रिलेशंस एंड सोशल इनइक्वालिटी। पावर रिलेशंस और सोशल इनइक्वालिटी को फॉलो करते हुए और इस पर फोकस करते हुए क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की टर्म इमर्ज। इसके बाद है 1990s टू प्रेजेंट, 1990 से प्रेजेंट टाइम तक डिस्कोर्स एनालिसिस एक्सपेंडेड to include various approaches such as conversation analysis, pragmatics, and multimodal discourse analysis. Discourse analysis expand हो गया 1919 से प्रेजेंट के बिटवीन। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये एक्सपेंड हो गया और इसने वेरियस अप्रोचेस को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे कि कन्वर्सेशन एनालिसिस, प्रैग्मेटिक्स, मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट है की फिगर्स लाइक टोन वैन डीजेक, नॉर्मन फॉकलेज एंड रूथ वॉडेक हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड। इस डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड में की फिगर्स जैसा कि वैन डीजेक, नॉर्मन फॉकलेज और रूथ वॉडेक ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद है मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस के मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? वैसे तो अनलिमिटेड हैं, बट हम इधर जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं, मेजर हैं और फेमस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज फर्डिनेंड डी साशोर। फर्डिनेंड डी साशोर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। His work on sign and signification laid the groundwork for discourse analysis. फर्डिनेंड डी साशोर को मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर कहा जाता है और उसका वर्क साइंस एंड सिग्निफिकेशन एज अ ग्राउंड वर्क सर्व करता है डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर है मिचेल फोकाल्ट। हिज वर्क ऑन पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स शेप्ड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। मिचेल फोकाल्ट का वर्क जो उसने पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स के ऊपर लिखा था, उसने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को एक शेप दी। इसके बाद थर्ड नंबर पर है J.L. ऑस्टन। हिज स्पीच एक्ट थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। J.L. ऑस्टन की थ्योरी, स्पीच एक्ट थ्योरी ने लैंग्वेज के यूज़ की स्टडी को इन्फ्लुएंस किया, जो उसने स्पीच एक्ट थ्योरी प्रैग्मेटिक्स में दी थी। इसके बाद है पॉल ग्राइस। हिज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन शेप्ड प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। पॉल ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन जो हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इनको कवर करेंगे, तो ये प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस को शेप देते हैं। मीन्स पॉल ग्राइस ने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन जो उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस को शेप देते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है एरविंग गॉफमैन। हिज वर्क ऑन सोशल इंटरेक्शन, फ्रेम एनालिसिस एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कोर्स एनालिसिस। एरविंग गॉफमैन ने अपना वर्क सोशल इंटरेक्शन, फ्रेमवर्क और इम्प्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर जो लिखा था, उसने डिस्कोर्स एनालिसिस में कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद सिक्स नंबर पर है हैरोल्ड गारफिंकल। हैरोल्ड गारफिंकल हिज एथनोमेथोडोलॉजी अप्रोच स्टडीड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। हैरोल्ड गारफिंकल की एथनोमेथोडोलॉजी अप्रोच ने सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को स्टडी किया। इसके बाद है ट्यून वैन डीजेक, अ प्रोमिनेंट फिगर इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। हिज वर्क फोकसेस ऑन पावर, आइडियोलॉजी एंड सोशल इनइक्वालिटी।
क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का एक प्रोमिनेंट फिगर वैन डिजेक। इसका वर्क फोकस करता है पावर के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर और सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर। इसके बाद 8th है नॉर्मन फॉकलेज, अनदर की फिगर इन CDA एंड नाउ एज द फादर ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। CDA में एक और की फिगर जिसे फादर ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। हिज वर्क एक्सप्लोर्स पावर रिलेशंस, सोशल चेंज एंड लैंग्वेज यूज। इसका वर्क जो है वो एक्सप्लोर करता है पावर रिलेशंस को, सोशल चेंजेस को और लैंग्वेज के यूज को। इसके बाद 9th है रूथ वोर्डेक। हर वर्क इन CDA एग्जामाइंस सोशल इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज पॉलिसी। रूथ वोर्डेक एक फीमेल हैं, तो इन का वर्क CDA में जो इसने लिखा मीन्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में जो इसने अपना वर्क लिखा वो एग्जामाइन करता है सोशल इनइक्वालिटी को, आइडेंटिटी को और लैंग्वेज पॉलिसी को। इसके बाद लास्ट नंबर पर है जॉन सीरल। हिज स्पीच एक्ट थ्योरी एंड वर्क ऑन कन्वर्सेशन एनालिसिस कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कोर्स एनालिसिस। इसकी स्पीच एक्ट थ्योरी और कन्वर्सेशन एनालिसिस के ऊपर जो वर्क इसने किया उसने डिस्कोर्स एनालिसिस में कंट्रीब्यूट किया। These scholars among others have shaped the field of discourse analysis. इन स्कॉलर्स ने दूसरे स्कॉलर्स के साथ मिलकर डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड को एक शेप दी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कोर्स एनालिसिस को थारोली डिटेल के साथ कवर किया है। इसमें हमने डिस्कोर्स एनालिसिस को स्टडी किया है, उसके बाद शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स को स्टडी किया है जिसे हमने 1950 से स्टार्ट किया है और 2024 में हमने उसको एंड किया है। और उसके बाद हमने इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।